प्यारे बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार है। आज हम 10वीं कक्षा का पद्य पाठ अभिनव मनुष्य पढ़ने जा रहे हैं। अभिनव मनुष्य, इस पाठ के कवि का नाम है श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखो बच्चों, यह कवि आप देखते हैं, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी, बहुत सुंदर है इनका तस्वीर। दिनकर माने सूरज, सूर्य जैसे दमकता है, उसी तरह रामधारी सिंह ने हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपना नाम क्या किया है, प्रकाशमान किया है, प्रसिद्धि बनाया है। इसलिए इस कवि का नाम सब लोग ऐसा जानते हैं, दिनकर। क्या है इनका काव्य नाम? दिनकर। सो बच्चों, आज हम यह पद्य पाठ पढ़ते हैं अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य। कवि कौन है? कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। वहाँ दिनकर को प्रकाश डाला है, माने इनका काव्य नाम क्या है? दिनकर। सो बच्चों, अब हम इस कवि का परिचय लेते हैं। अब अपना पाठ्य पुस्तक 88 पुट को खोल दीजिए और देखिए कवि परिचय। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 को, यानी कि 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले ये क्या क्या करते रहे? पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। नियुक्त होना मतलब क्या है? नामी मतलब इनका नाम वहाँ जुड़ना। तो ईस्वी सन 1974 को इनका देहावसान हो गया। यहाँ एक संधि शब्द है, देह प्लस अवसान, देहावसान, माने एक ही जाति के स्वराक्षर दीर्घ मिलकर दीर्घ बना है, इसलिए यह दीर्घ संधि होती है। आप बाद में लिख लीजिए उसे। तो आगे यह कवि ने क्या क्या रचना की है, इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? देखिए, इनकी बहुत सारे प्रमुख रचनाएं हैं। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह। यहाँ देखिए बच्चों, धूप माने कन्नड़ में बोलते हैं बिसिलु, चाह माने नेरळु। सो इस तरह कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मि रथी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित तो स्पर्श करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अनुकूल माने सरस, अनुकूल विलोम शब्द अननुकूल, कन्नड़ में बोलते हैं अनानुकूला, हिंदी में वह नहीं होता है, अननुकूल। सो आगे यहाँ कहते हैं कि अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर जी का यह एक प्रसिद्ध कविता है। सो इस कविता को इनके एक रचना कुरुक्षेत्र, इसका षष्ठम सर्ग से लिया गया है। तो मैं जानती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से कवि परिचय याद हुआ होगा। आगे हम देखते हैं बच्चों पद्य अभिनव मनुष्य। सो कवि का यह पद्य प्रस्तुत करने का आशय क्या है कि इस पद्य भाग में कवि ने वैज्ञानिक युग
और आधुनिक मानव का विश्लेषण अथवा वर्णन किया है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश तो सूचना देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। मतलब प्रकृति में अनेक चीज़ें, वस्तु, तत्व माने वस्तु हैं, विषय हैं, विचार हैं, तो इस पर आज के मानव ने क्या किया है, अपना विजय पताका को क्या किया है, फहराया है। परंतु कैसी विडंबना है, इतना प्रसिद्धि बनने वाला आधुनिक मानव अथवा मानव ने यही एक दुखद विचार दिया है कि अथवा पर्दा डाला है कि उसे स्वयं का पहचान नहीं है, वह क्या है, उसके जैसे दूसरे के बारे में उसको पहचान नहीं है, अपने भाईचारे के बारे में वह नहीं जानता, नहीं समझ बैठा है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच स्नेह का बांध माने क्या है, डैम, अणेकट्टू बोलते हैं। बांध का अर्थ क्या है बच्चों, कन्नड़ में अणेकट्टू, जन्म आगे यहाँ कवि का आशय है, बोलते हैं कि इतनी प्रसिद्धि पाने वाला मानव को मानव के बीच, अपने जैसे मानव के बीच क्या करना चाहिए, प्रेम स्नेह का बांधना चाहिए। यह क्या है, उसकी सिद्धि है। यह बताने के लिए बच्चों कवि ने यह पाठ क्या किया है, प्रस्तुत किया है। साधनाएं होती है। आगे बांधना, बंधाना, बंधवाना। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता माने रिलेशनशिप, रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाइए। दूरी माने अंतर, इसको क्या करें, मिटाइए। वही मानव कहलाने का अधिकारी होता है तो होगा। हमें जितनी भी प्रगति पाना है वह हम पा बैठते हैं, लेकिन हमें अपने को भूलना नहीं चाहिए, मानवता को क्या करना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हमें हमारी ज़िंदगी में प्रगति भी पाना चाहिए और उसी के साथ साथ मानवता, भाईचारा, स्नेह, इन भावों से जुड़े रहना चाहिए। तब हमारा जिंदगी का यश सर्वसिद्ध है, ऐसे कवि कहते हैं। आगे यह कवि अभिनव मनुष्य कविता प्रस्तुत क्यों कर बैठे, इसका उद्देश्य यह है कि इस कविता के द्वारा बच्चे अपने जीवन में स्नेह, मानवीयता, मानवता, ह्यूमैनिज्म, तो भाईचारा आदि का महत्व समझकर उसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे अर्थात अनुकरण करेंगे। तो बच्चों आप कवि का यह आशय संपूर्ण करेंगे, है कि नहीं है। तो आज अब आप 26 यह पुट संख्या देखिए, मैं पढ़ती हूँ, आप एक बार कविता को देखिए बच्चों। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन है। बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित ना गिरी सिंधु एक समान। तो पहले ढांचे में कवि ने क्या बताया है कि आज की दुनिया क्या है, विचित्र है, विचित्र, अचंभित अथवा क्या है, अनोखी। विचित्र का अर्थ क्या होता है, विचित्र। इसका शब्द अनोखी क्या है बच्चों, अनोखी। अथवा और एक शब्द है अचंभित, इसका अर्थ आश्चर्य करने वाला, आश्चर्य करा, आश्चर्य करा,
कन्नड़ में क्या बोलते हैं? आश्चर्य करा। सो आगे कवि कहते हैं आज की दुनिया मतलब आधुनिक मानव क्या है? विचित्र है। मानव जगत विचित्र बना है, सदा नवीन है। नवीन माने नया, नूतन। अथवा क्या है? मानव ने आज क्या किया है? अपनी बुद्धिमत्ता अथवा बुद्धिशक्ति से नया नया विचार ढूंढ निकाला है, प्रगति पाता ही जा रहा है। सो इसलिए कवि कहता है आज की दुनिया क्या है? विचित्र और नवीन है। आगे कहता है, देखिए, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कवि कहते हैं कि आज का मानव ने प्रकृति के हर विषय पर क्या किया है? विजयी पाई है। तो प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? पंच तत्व, पंचभूत कहते हैं। वह कौन कौन से हैं बच्चों? बताइए। कि अग्नि, जल, थल, थल माने भूमि, नेला, आकाश और क्या है बाकी? अग्नि। ये 5 तत्वों से मिलकर यह प्रकृति बनी है। तो प्रकृति के हर विचार के बारे में कवि ने क्या किया है? अपना ज्ञान प्राप्त किया है। तो इन पर काबू करके, कंट्रोल करके वह क्या है? विजयी बनकर बैठा है। आसीन शब्द का अर्थ बैठा हुआ। आसीन का अर्थ क्या है? बैठा हुआ, आसीन। सीटेड, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सीटेड, बैठा हुआ। सो आगे कवि कहते हैं, है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप। कवि आगे यहाँ मानव की भौतिक प्रगति के बारे में बोलते हैं। मानव ने क्या किया है? आज वारी यानी कि पानी, जल, नीर, इसका पर्यायवाची वारी। इसका अर्थ क्या है? जल, नीरू, कन्नड़ में नीरू, अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं। वारी पर अपना क्या है? प्रगति पाई है। विद्युत, इसका अर्थ क्या है? पावर, करंट बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। भाप और क्या है? बाष्प, कन्नड़ में आवी बोलते हैं। आजकल हिंदी में भी आवी बोलते हैं। इसको हिंदी में बाप भी, बाप नहीं भाप बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं। आप लिख लीजिए इसका शब्दार्थ भाप। इसका अर्थ क्या है? विद्युत। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, विद्युत, विद्युत। इसका अर्थ क्या होता है? ऊर्जा, बिजली। क्या बोलते हैं? बिजली, कन्नड़ में विद्युत कहते हैं। भाप, इसका अर्थ क्या है? वो बोलते हैं बाप, बाप माने पिता, यह भाप है। बाप माने क्या बोलते हैं? बाष्प। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाष्प, कन्नड़ में आवी, हिंदी में भी बोलते हैं आवी। सो वेपर कहते हैं अंग्रेजी में। तो आज मानव ने यह प्रकृति के प्रमुख तत्व विषय कौन कौन से हैं? वारी यानी कि पानी। बच्चे, पानी को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन उससे हमें लाभ है। तो पानी का उपयोग करके हमने क्या किया है? इससे ऊर्जा अथवा विद्युत शक्ति को पाई है। और भाप का भी हमारे कंट्रोल अथवा हमारे काबू में करने को हमने जान लिया है। आज मानव क्या करता है? उसके हुक्म पर पवन का ताप क्या होता है? चढ़ता और उतरता है। देखिए बच्चों, हमने विद्युत तैयारी करना जान लिया है। जब रात होता है तो हम घर में क्या करते हैं? बिजली के लट्टू जलाते हैं, तब चारों तरफ प्रकाश फैलता है। तो यह क्या है? पवन यानी कि वायु।
इससे हमने जो ताप अथवा उष्णता, ऊर्जा, बिजली, टेम्परेचर जो है इसको हमने काबू कर लिया है, तो उत्पन्न किया है। हम बिजली की लट हो यानी कि ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, इसको जलाते हैं तब प्रकाश फैलता है, तब यह क्या है, पवन का ताप माने यानी कि पवन वायु से हमने क्या लिया है, विद्युत लिया है। इसका ताप हम बिजली के लट्टू तो बल्ब जलाने से क्या होता है, उसका ताप चढ़ता है और हम उसे क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तब क्या चारों ओर अंधकार फैलता है। इसका मतलब है पवन का ताप घटता है, घटना अथवा उतरना, उतरना माने अर्थ घटना, उतरना, इಳಿಯುವುದು कन्नड़ में, हिंदी में क्या बोलते हैं, घटना। सो इस तरह कवि ने कहा है, आज के आधुनिक मानव ने क्या किया है, अपने हुक्म अथवा आदेश, ऑर्डर बोलते हैं, चलाकर पवन का ताप को उतारना और चढ़ाना जान लिया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का अर्थ है पर्दा, बाधा, रुकावट, प्रॉब्लम। मानव की भौतिक प्रगति में कोई क्या नहीं है, पर्दा नहीं है, रुकावट नहीं है, वह दिन ब दिन प्रगति के पथ पर जाता रहा है। कवि आगे कहता है, आज का मानव, आधुनिक मानव, अभिनव का अर्थ क्या है, नया, नूतन। अभिनव मानव ने क्या किया है, लांग सत्ता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। मतलब आज का मानव सरित यानी कि सरिता, सलील नदी बोलते हैं, गिरी पर्वत, पहाड़ बोलते हैं। हमारे विश्व में सबसे बड़ा और ऊंचा पर्वत कौन सा है बच्चों, आपको मालूम है, गौरी शंकर अथवा एवरेस्ट बोलते हैं। तो इस पर्वत पर किन किन लोगों ने चढ़कर अपना नाम शाश्वत किया है, मालूम है आप लोगों को। आज के मानव की सिद्धि, भौतिक सिद्धि क्या है, प्रगति, सरित अर्थात नदी पर बांध कर क्या किया है, पानी का बहाव मोड़ दिया है और उससे बिजली उत्पन्न करके अपने लिए उपयोग किया है। गिरी पर्वत पर चढ़ना भी मानव ने जान लिया है। सिंधु अर्थात समुद्र, सागर बोल सकते हैं। तो आज मानव क्या करता है, कुछ लोहे के वस्तुओं से यह क्या करता है, सिंधु को भी पार करना जान बैठा है। मालूम है आप लोगों को कि कवि का कहने का मतलब है, आज का मानव सरित गिरी सिंधु को एक समान क्या कर सकता है, एक ही काल में लांघ सकता है। लांघना इसका अर्थ क्या है, उड़ान करना, छलांग मारना। लांघना का अर्थ लांघना, उड़ान लगाना अथवा क्या बोलते हैं, छलांग मारना। छलांग मारना बोलते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जंपिंग। तो इस तरह मानव ने बड़े बड़े जो साहसिक कार्य है, सरित अर्थात नदी, गिरी अर्थात पहाड़, सिंधु अर्थात समुद्र, इसको एक समान क्या किया है, लांघ लिया है। मालूम है आप लोगों को, समान विलोम शब्द आसमान लिख लीजिए। या मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यान का अर्थ विमान, क्या बोलते हैं, विमान, सवारी। और क्या बोल सकते हैं, हवा में उड़ने वाला जहाज माने हडगु अर्थात हवाई जहाज माने विमाना, यान। माने आज के मानव ने यान को तैयार करना, उसमें बैठकर क्या करना,
आसमान में संचार करना भी जान लिया है। तो आज के अथवा अभिनव अथवा आधुनिक मानव का यान कहाँ जा रहा है, मतलब आप लोगों का ऐसा उत्तर लिखना चाहिए, आधुनिक मानव का यान गगन में जा रहा है। गगन में, गगन के ऊपर नहीं, गगन में। गगन इसका अर्थ क्या है? आकाश, आसमान, नभ आदि बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लिख लीजिए बच्चों। तो कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यहाँ कुछ शब्द हैं। कर माने हस्त, हाथ। कर का अर्थ क्या होता है? कर शब्द का अर्थ हस्त, हाथ, हैंड होता है। सो आज के मानव के करों में क्या है? परमाणु कांपते हैं। कांपना माने लड़खड़ाना। कांपना हिंदी शब्दार्थ क्या होता है? कांपना। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? लड़खड़ाना माने कंपित होना। यहाँ प्रेरणार्थक क्रियापद है कांपना, कंपाना, कंपवाना। तो आज मानव ने परमाणु को भी क्या कर दिया है? ढूंढ लिया है, उसका प्रयोग करना भी जान लिया है। कवि कहते हैं अपनी वाणी में कि मानव के करों में परमाणु कांपने लगे हैं, यानी कि विस्फोटित होते हैं। तो आज मानव ने कितनी सारी भौतिक प्रगति पाई है। आगे कहते हैं यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है। श्रृंगार माने सौंदर्य। सो कवि कहते हैं मनुष्य को सृष्टि का श्रृंगार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सृष्टि को बहुत प्रसिद्धि अथवा प्रगति को किसने लाई है? इस आधुनिक मनुष्य ने। इसलिए आधुनिक मानव भौतिक साधना में क्या बना है? बहुत ऊंचा चढ़ गया है। इसलिए वो सृष्टि का श्रृंगार है। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया है। विज्ञान का ज्ञान भी, वैज्ञानिक ज्ञान भी इस आधुनिक मानव में है। आलोक का आगार, कुछ शब्द है। आगार माने बड़ा घर, खजाना, गोडान बोलते हैं अंग्रेजी में। आगार शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? खजाना। बतावा क्या कहते हैं? बड़ा घर, अंग्रेजी में गोडान कहते हैं। तो आलोक शब्द का अर्थ प्रकाश। आलोक शब्द का अर्थ क्या है? प्रकाश। मानव ने अपनी भौतिक प्रगति से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, विज्ञान में प्रगति की है, और वह क्या बना है? यह विज्ञान का आलोक बना है। उसका प्रकाश एक गोडान में भर गया है। तो व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ नॉलेज। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है अंग्रेजी में? नॉलेज। हिंदी में ज्ञान अथवा ज्ञात कह सकते हैं। तो व्योम शब्दार्थ असीमित आकाश, जिसका सीमा नहीं है उसको क्या बोलते हैं? असीमित। सीमा विलोम शब्द असीमा। व्योम माने विशाल आकाश से पाताल तक। आकाश में क्या क्या है? हमें वह शून्य प्रदेश है, इसके बारे में भी ढूंढ तलाश की है। चंद्र पर इन्होंने अपनी यात्रा की है, मंगल पर आप लोगों को मालूम है। सो व्योम के हर दिशा में भी अपना ज्ञान उन्होंने पाया है। और पाताल तक, पाताल का अर्थ पृथ्वी का तल। पृथ्वी का तल को क्या बोलते हैं? पाताल। तो आज के मानव को व्योम से लेकर पाताल तक प्रकृति के हर चीज का क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है, ज्ञात हुआ है। यह ज्ञेय पा बैठा है।
पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय का अर्थ क्या है? यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति बोलते हैं। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं, हमको सजग करते हैं, इतना ज्ञानी बना हुआ आधुनिक मानव को अपने जैसे दूसरे मनुष्य का क्या नहीं है? परिचय नहीं है। बच्चों देखिए, यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में यह चित्र है, इसे आपने समझ लिया है। देखिए बीच में, मध्य में जो है एक लड़की एक आदमी, ये क्या है? विरुद्ध दिशा में बैठे हैं। यहाँ उनकी साधना को हमें मालूम करवाते हैं। इसका अर्थ आप लोगों को अच्छे सुलभ से मालूम कर लीजिए कि इतना प्रगति पाने वाला मानव, यहाँ लड़का लड़की के भेद नहीं है, पर इन दोनों को अपना परिचय नहीं है। मानव, इस शब्द का अर्थ क्या है? जिसके पास मानवता है वह मानव कहलाता है, जिसके पास दनुजता है वह दानव कहलाता है। तो आज का मानव भौतिक प्रगति करता करता आगे बढ़ा है, लेकिन अपने अंदर जो क्या है? दया, स्नेह, भाईचारा, जो कितना मूल्यवान गुण रहना चाहिए, यह मानव के अंदर कमी होता जा रहा है। इसलिए कवि का पद्य प्रस्तुत करने का प्रमुख उद्देश्य है भौतिक साधना के साथ साथ मानवता का भी बच्चों में, अर्थात हम मानवों में बोध होना चाहिए। कवि कहता है, अगर हम भौतिक प्रगति करते करते जाते हैं, हमारे साथ मानवता भी बढ़ता जाता है, तो हम सच में विद्वान, सही मानव कहलाने के लिए क्या है? योग्य बनते हैं। यह हमारी जिंदगी का क्या है? श्रेय है, कीर्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। जीत माने जय, विलोम शब्द हार। सो कवि कहता है, मानव के जीत तभी होता है कि भावनात्मक चैतन्य उर, इसका अर्थ क्या है? भावनात्मक मन, भावनाओं से भरा मन जब उस पर क्या है? हमारी होशियारी, बुद्धि जीत प्राप्त करती है, तो मानव का क्या है? यह श्रेय है। तो श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। कवि कहता है, हमें हमारे जैसे, देखिए मानव कुल असीमित है, जिसका सीमा नहीं है। सारे मानव कुल को आपस में प्रीत का भाव, प्रीत यानी कि प्रेम, प्यार, प्यार की भाव को जोड़ना चाहिए। यह क्या है? मानव के लिए श्रेयस्कर है, श्रेय बनता है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, व्यवधान माने पर्दा, इसको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए, तोड़ दे जो। बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। कवि अंत में कहते हैं कि जो मानव, आधुनिक मानव, अभिनव मानव क्या करे कि एक नर, नर माने मनुष्य मानव, एक नर दूसरे नर के बीच जो परस्पर दूरी अथवा अंतर की भावना रख बैठता है, उसको व्यवधान अथवा पर्दा कहते हैं। माने उसको एक दूसरे को परिचय नहीं है, तो इस भाव को उसे क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। तोड़ना माने मिटाना, दूर करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, संपूर्ण छोड़ना चाहिए। बाद में उसे क्या करना चाहिए? वह एक नर को दूसरे नर के बीच में स्नेह, प्यार का रिश्ता जोड़ना चाहिए, तभी वह क्या बनेगा? ज्ञानी बनेगा, विद्वान कहलाएगा और सच्चा मानव बनेगा, मानव कहलाएगा। कवि का पद्य प्रस्तुत करने का उद्देश्य भी बच्चों यही है कि देखिए, कविता के आशय में कवि कहते, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, तो वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। सच में बच्चों, हम मानव कब कहलाते हैं? जब हम आपस में परस्पर, हम भी मैं भी मानव हूँ, आप भी मानव हैं, हमें परस्पर अंतर रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? मिटाकर हम सब एक ही है, हम सब भाई भाई हैं। इस नारा को हमने जिंदगी में क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए, तभी हमारा क्या है?
भौतिक प्रगति या और मानवता का भी क्या होता है, समानता से तुलना होती है कि आज की प्रगति का मूल अर्थ यह है तुलना। इसलिए कवि कहते हैं हम मानव को आपस में क्या करना चाहिए, मानवता अथवा स्नेह भाव को जोड़ना चाहिए। अच्छा बच्चों, भावार्थ मैं व्हाट्सएप में भेजती हूँ, अभी तक भेजा है, आपने यह वीडियो देखा होगा। अगर कुछ आप लोगों को वहाँ मालूम नहीं हुआ तो आप व्हाट्सएप में, मेरा इंडिविजुअल व्हाट्सएप में भेजिए। आज के लिए मैं पाठ ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।